हाँ जी, गुड इवनिंग। आज का अपना टॉपिक है लोक सेवकों के लिए आचरण संहिता। आचरण संहिता जिसे इंग्लिश में कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे लोक सेवकों के लिए आचरण संहिता। ठीक, अभी मुझे थोड़ी देर पहले अभिषेक जी ने पूछा कि सर सामयिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा लिखने का समझ नहीं आ रहा कि कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे लिखा जाए। हमने बात की थी उसमें, अगर आपने पीछे देखा होगा तो एक तो डेनियल गोलमैन का मॉडल था उसमें, ठीक, और एक गोल्डमैन के साथ सेलोवी और मेयर का मॉडल था। अगर इन दोनों मॉडल को आप ध्यान से पढ़ लोगे तो आप उसका कंसेप्ट लिख पाओगे। और क्वेश्चन में अगर एक सीधा सा है क्वेश्चन, क्या हमेशा आंसर राइटिंग में जो एक चीज़ अटकती है कि लिखते नहीं बन रहा, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप लिख लो। गलत ही लिखोगे, बिना लिखे अटकना आसान है। एक बार सेलोवी और मेयर का मॉडल पढ़ें, दूसरा डेनियल गोल्डमैन का पढ़ें, उसके बाद इसको एक बार अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक, जल्द ही अपन आंसर राइटिंग के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल पे अपन ने टॉपिक कवर कर लिए हैं। फिर भी आगे आता हूँ। आज का टॉपिक है लोक सेवकों के लिए आचरण संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक, थोड़ा सा टॉपिक से जुड़ा हुआ मामला है, लिखने में आपके काम नहीं आएगा, लेकिन एक समझ बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। आचरण संहिता क्या है? सबसे पहली बात तो आचरण संहिता क्या है तो मुझे समझाने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। संहिता मतलब कोड, और कोड आपने हिस्ट्री से पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, कार्नवालिस कोड के ज़माने से, कि कभी भी अगर आपके पास बहुत सारे नियम कायदे कुछ हो जाते हैं, कुछ नियम हो, कायदे हों, कोई बातें हों जो आगे वाले को मानना ज़रूरी है, अगर आप उनको एक जगह किसी किताब में लिख देते हो वो कहला जाती संहिता। ठीक, मनु संहिता के टाइम से आप चल रहे हैं, मनुस्मृति के समय से, वो भी संहिता थी उस ज़माने के नियम कायदे की, है ना। तो कोई भी अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें जिसको आपको एक नियम में बनाना है, जिसकी एक आप कंपाइल करना है आपको, हर नियम बिखरा फैला हुआ है, कोई चीज़ कहीं लिखी, कोई चीज़ कहीं लिखी, अगर उसको एक जगह पे आप लाके एक जगह पे उसको फिक्स कर देते हो, एक जगह लाके आप उसको कंपाइल कर देते हो, तो वो कहला जाती संहिता। ठीक, तो ये किस चीज़ की संहिता है? यह है आचरण की संहिता। आचरण क्या? जो हम अपने दैनिक जीवन में अभिव्यक्ति, अपने व्यवहार के प्रदर्शन में, अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन में जो क्रियाएं करते हैं वो हमारा आचरण कहलाता है। ठीक, तो उस आचरण में क्या चीज़ें होनी चाहिए लोक सेवक की और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो कहलाता है आपका लोक सेवक की आचरण संहिता, क्या कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक, अब जरा मामला देखते हैं कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं बोलूँगा कोड ऑफ कंडक्ट में हमेशा वो चीज़ें हो सकती हैं जो नैतिकता के स्तर पे अच्छी हों, मतलब जो अच्छे काम करें, नैतिक हों। अनैतिक चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट में कभी भी नहीं आएगी। तो जब अपन नैतिक की बात कर रहे हैं तो पहले बात कर ले, जो आप आज नहीं तो कल एक चीज़ को देखोगे, नैतिक संहिता शब्द आएगा आपके सामने, कोड ऑफ एथिक्स। तो आप बोलोगे आचरण संहिता ही है क्या? तो मैं बोल दूँ नहीं, दोनों में बड़ा अंतर है। कोड ऑफ एथिक्स या फिर नैतिक संहिता वे आधार हैं, वो बेसिस हैं जिसके बेसिस पे कुछ नैतिक मूल्यों को शामिल कर देते हैं। मतलब अगर कोई पूछे कि कोड ऑफ एथिक्स या नैतिक संहिता क्या है, तो मैं बोलूँगा जितने भी नैतिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य अपन सब पढ़ चुके हैं, जितने भी नैतिक मूल्य हैं अगर उनको एक जगह कंपाइल कर दूं तो वो कहला जाएंगे नैतिक संहिता। मतलब अगर बोले कि किसी लोक सेवक में क्या क्या, कि अगर किसी लोक सेवक की नैतिक संहिता हुई तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मैं बोलूँगा बड़ा सिंपल सा है। लोक सेवक की नैतिक संहिता में ईमानदारी होनी चाहिए, लोक सेवक की नैतिक संहिता में तटस्थता होनी चाहिए, लोक सेवक की नैतिक संहिता में निष्पक्षता होनी चाहिए। हर पॉइंट पुराने लेक्चर्स में देख चुके हैं। लोक सेवक की नैतिक संहिता में लोक सेवा के लिए समर्पण होना चाहिए, वंचित वर्गों के लिए संवेदनाएं होनी चाहिए, सत्यनिष्ठता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। सिंपल सा है, क्योंकि ये सब क्या क्या है, नैतिक मूल्य है। और इन एक नैतिक मूल्यों को एक ही किताब में ला के रख दिया तो वो क्या कहला गया, नैतिक संहिता कहला गया। अच्छी बात है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, भारत में आज तक कभी भी लोक सेवकों के लिए नैतिक संहिता नहीं बनी, कोड ऑफ एथिक्स नहीं बना। हमारे यहाँ पे क्या बना है, आचरण संहिता। आचरण में क्या क्या गुण होने चाहिए वो बताया गया है। आदमी के अंदर क्या नैतिकता होनी चाहिए वो नहीं बताई गई। सही भी किया, बनाना आसान भी नहीं था। दूसरा, अगर बना भी लेते तो वो फॉलो होती कि नहीं होती, मुश्किल है। आदमी के अंदर सत्यनिष्ठा है, अच्छी बात है, दिख रही है क्या, बहुत मुश्किल से दिखती है। लेकिन आचरण संहिता, आचरण करने के जो आपके आचरण करने के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं वो दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल दिख रहा है। तो फॉलो कराना भी आसान है। तो हमारे यहाँ नैतिक संहिता नहीं है, हमारे क्या है, आचरण संहिता। नैतिक संहिता मैंने इसलिए बता दिया, कभी अगर गलती से 5 नंबर 6 नंबर में फंस जाए तो हमें
क्या होती है, क्या होनी चाहिए, वो आना चाहिए। ठीक, तो बिल्कुल लोड नहीं। हर नैतिक गुण जो अच्छे होते हैं वो नैतिक संहिता में शामिल होंगे, और नैतिक संहिता आज तक लोक सेवकों के लिए भारत में बनी नहीं है। हमारे यहाँ क्या बनी? आचरण संहिता। अब मैं आता हूँ आचरण संहिता पे। भाई साहब, आचरण संहिता क्या है? सिंपल सा है, वे सब अच्छी चीज़ें जो किसी लोक सेवक के आचरण में पाई जाए, वे आधारभूत मूल्य जो किसी लोक सेवक के आचरण में पाए जाएं, वो कहलाती क्या है? आचरण संहिता। मैं संहिता का मतलब भी बता चुका हूँ, आचरण का भी बता चुका हूँ, नैतिक मूल्य का भी बता चुका हूँ, मूल्य का भी बता चुका हूँ। ये हर चीज़ आपके लिए क्लियर है। ठीक, अब यहाँ से एक मामला उठता है कि आचरण संहिता बनाने की ज़रूरत पड़ी क्यों? सिंपल सा है, अगर लोक सेवकों के नैतिक आचरण में गिरावट देखने को मिली होगी, जो आचरण होना चाहिए, जो बिहेवियर होना चाहिए लोक सेवकों का आम जनता के प्रति या अपने सार्वजनिक जीवन के प्रति, उसमें गिरावट देखने को मिली होगी। जब वो गिरावट आई तो सरकार ने सोचा कि ये गिरावट तो देश के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अगर इनका आचरण खराब होगा तो लोग इनको देख के सीखेंगे, तो उनका भी खराब होगा आचरण, तो ऐसे करके पूरे देश का आचरण खराब हो जाएगा। तो उनने आचरण में पाबंदियाँ लगा दी, क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए भारत में निर्माण किया गया पहली बार किसका? आचरण संहिता का। आचरण संहिता का निर्माण करने का काम किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब फाइनली तो संसद ने किया, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पे किया जाता है। राष्ट्रपति ने क्या किया? आर्टिकल 309, आर्टिकल 309 अगर पढ़ा हो तो ये 309 उधर पीछे के आर्टिकल आ जाते हैं आपके लोक सेवाओं से रिलेटेड। 309 शक्ति देता है संसद को या राज्य की विधायिकाओं को कि वो अपने लोक सेवकों की सेवा शर्तों के नियम में तब्दीली कर सके। ठीक, तो आर्टिकल 309 के पीछे एक परंतुक था। परंतुक इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोविजियो। एक परंतुक था, प्रोविजियो। पॉलिटी में आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, यहाँ पे इसको लेके नहीं बैठूंगा। एक देसी लैंग्वेज में समझाऊँ तो आर्टिकल के सब आर्टिकल होते हैं, उसके एक पुछल्ले होते हैं जो पीछे चिपके रहते हैं, वो कहलाते हैं प्रोविजियो या परंतुक। उसमें एक परंतुक था, मतलब उसके साथ लिखी गई एक्स्ट्रा बातें। उस परंतुक में शक्तियाँ दी गई थी कि राष्ट्रपति चाहे तो सिविल सेवकों के लिए आचरण संहिता का निर्माण कर सकता है। तो इसी का फ़ायदा उठाकर राष्ट्रपति ने 1964 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1964 में राष्ट्रपति ने केंद्रीय सिविल सेवकों के लिए आचरण संहिता का निर्माण किया। आज तक भारत में केवल केंद्रीय सिविल सेवकों के लिए आचरण संहिता नियमावली बनी है, रूल बुक बनी है। बाकी सब अपने अपने स्तर पे काम चलाते हैं, विभाग वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, लेकिन एक फिक्स नहीं बन पाई है। क्यों नहीं बन पाई उसकी बात करेंगे। तो आर्टिकल 309 के परंतुक की शक्तियों से राष्ट्रपति ने केंद्रीय सिविल सेवक नियमावली का निर्माण किया 1964 में। ठीक, और इसमें आचरण संहिता में बहुत सारे पॉइंट रखे गए कि सिविल सेवक क्या हो, सिविल सेवक ईमानदार हो, सिविल सेवक पारदर्शी हो, उत्तरदायित्व हो, उसमें सत्यनिष्ठता हो, उसमें कर्तव्य परायणता हो। कर्तव्य परायणता आप समझते हैं, ठीक, वो अशोभनीय कार्य ना करे, मतलब हर वो चीज़ जो एक सिविल सेवक से एक्सपेक्ट की जा सकती है वो सब इसके अंदर डाल दी है। शासकीय सेवक अपने पदी कर्तव्यों का पालन में अशिष्टता से कार्य नहीं करे, मतलब सामने वाले से प्यार से बात करे, अनुशासनहीनता नहीं करे, अपने शासकीय आवास जो आवंटित किए गए उसको किराए पे ना दे, शासकीय वाहन का उपयोग निजी काम में ना करे, अपने नीचे जितने भी सिविल सेवक काम करते हैं या सरकारी कर्मचारी कार्य करते हैं, उनकी कर्तव्यनिष्ठता, उनकी सत्यनिष्ठा बनाए रखे, प्रयास करे। अपने जीवन में जब भी शादी करे तो शादी में दहेज ना ले। ठीक, विवाह की आयु की उम्र की लड़की या पुरुष से शादी करे, नाबालिग से शादी ना करे, दहेज प्रथा से दूर रहे, अनुसूचित जाति जनजाति या फिर अन्य वंचित वर्ग इनके साथ होने वाले छुआछूत से दूर रहे, ना ही किसी सरकार के विरोध होने वाले किसी आंदोलन में भाग ना ले, यहाँ तक उसमें चंदा भी ना दे, बिना स्वीकृति के अवकाश पे ना जाए। यहाँ थोड़ा मामला अटकता है, बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब तो अपने आप में याद करने वाला सीन है। ऑब्वियस सी बात है, अगर सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ आंदोलन में भाग लेगा तो काम कैसे चलेगा। और बाकी हर चीज़ तो कानून के खिलाफ भी है। कम उम्र की लड़की से शादी कर लोगे तो कानूनी अपराध भी है, लड़के से कर लोगे तो भी कानूनी अपराध भी है। तो मामला वहीं से हो जाता है। यहाँ पे है बिना स्वीकृति के अवकाश पे ना जाए। और बोलो साहब अचानक से हम नौकरी पे गए, हमारी नौकरी को 2 साल हुए और दादी जी अल्लाह को प्यारी हो गई, अब क्या करें? रात 2 बजे कैसे जाए? हम SDM है तो कलेक्टर के पास 2 बजे कैसे जाए? ऐसी इमरजेंसियों में आप जा सकते हो, जो आपका अधिकारी है वो आपको पूर्ववर्ती, मतलब आपको पोस्ट डेटेड परमिशन भी दे सकता है।
अगर आप चले गए हो तो स्वीकृति बाद में भी दे सकता है कि सर आवश्यक कार्य था इसलिए जाना पड़ गया, तो बाद में भी आपके अवकाश को स्वीकृति दे देता है। ये नियम इसलिए बनाया गया कि अपने बिना परमिशन के का उससे ना जाए, क्योंकि सिविल सेवक के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अगर आप कहीं पे वो हैं डीएसपी हैं तो उस एरिया की एसडीओपी बन के गए हैं तो उस एरिया की पूरी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपके हाथ में। और आप साहब अचानक से छुट्टी लेके निकल गए, आपके एरिया में हो गया दंगा, अब उसका एक जिम्मेदार कौन रहेगा? अब तो इसलिए आप बता के जाओ ताकि उसका विशेष प्रभार किसी और को दे दिया जाए। ठीक। आप सिविल सेवकों पे बहुत पाबंदियाँ साहब, वो ऑनलाइन आकर या किसी पेपर के माध्यम से आपको आगे पढ़ा सकते हैं, कोई आर्ट की बात कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी मीडिया में नहीं आ सकते हो। सरकार के खिलाफ अपने विचार नहीं रख सकते, किसी ऐसे मामले में नहीं रख सकते ज्वलन समस्याओं को रिलेटेड हो। हाँ, साहित्य का मामला हुआ, कलात्मक हुआ, वैज्ञानिक मामला हुआ, शिक्षा विक्षा का हुआ, ये काम कर सकते हैं, बाकी कोई काम नहीं कर सकते। ठीक। सरकारी दस्तावेज को कभी किसी बाहर वाले को प्रदर्शित नहीं कर सकते। बहुत नाटक है भाई। शादी में दहेज नहीं ले सकते, दहेज की भी लिमिट तय है। अगर दहेज मतलब दहेज की लिमिट तय नहीं है, शादियों में जो उपहार मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, उसकी लिमिट तय है। शायद तक 2000 रुपये से ऊपर का गिफ्ट नहीं ले सकते। ये सब नियम कायदे की बात चल रही है। कोई ये मत बोलना कि फॉलो नहीं होता, हमारे यहाँ पे वो फलाना लड़का बन गया था पटवारी तो उसको इतने लाख दहेज मिला, ऐसी बात लेके मत आना। मैं कागज़ की बात बता रहा हूँ, कागज़ पे क्या चीज़ें हैं। ठीक है। सिविल सेवक है तो वो किसी अन्य कारोबार में लिप्त नहीं होगा, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। ठीक। सब बातें कागज़ों पे हैं। ठीक। इसमें से कितनी फॉलो होती है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक। सरकारी सेवक में इसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट आता है, शासकीय कार्य, जिसके कारण मतलब कोई एक ऐसा काम है जो आपने किया है शासकीय सेवक होने के नाते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एग्जाम्पल तो है लेकिन दूंगा नहीं, वो वाला गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने सिविल सेवक होते हुए कोई ऐसा कार्य किया है जिससे आपकी पर्सनल बुराई की बात आ गई है और लोग बाग उसके लिए पर्सनल आपको पेपरों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आपने गलत काम किया, लेकिन आपने तो वो किया जो सरकार की तरफ से आदेश था। अब ऐसे में आपकी इज्जत जा रही तो आपको बुरा लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी लगेगा। अगर सिविल सेवक है ना तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सिविल सेवक की आचरण संहिता कहती है कि उसको बुरा लगे तो लगे, लेकिन वो इसके विरुद्ध मानहानि का दावा करने के लिए कोर्ट की शरण नहीं ले सकता। अगर मैंने कोई गलत काम किया है, सिविल सेवक नहीं हूँ, गलत काम किया है या अच्छा काम किया है और उसके लिए किसी ने मेरी बेइज्जती करी, पेपर में करी, किसी भी तरीके से करी, मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं हाई कोर्ट में जाके केस कर दूँ मानहानि का मुकदमा कि सर इस आदमी ने मेरे साथ क्या किया, इस आदमी ने मेरी मानहानि की है, मेरी इज्जत को तार तार किया है, तो आप इसके ऊपर क्या करें, कार्रवाई करें। अगर कोर्ट सही पाएगा तो उसको सज़ा देगा, मुझे कुछ क्षतिपूर्ति दिलवाएगा। जैसे केजरीवाल ने 1 रुपये की क्षतिपूर्ति दी थी आडवाणी साहब को, किसी केस में मानहानि का केस था तो उनके बारे में गलत बयानी करी है इनने। लेकिन अगर सिविल सेवक है, जिस टाइम ये बात उठी थी वो पावर में नहीं थे, वो चुनाव लड़ने के टाइम की बात थी प्रचार की, लेकिन अगर सिविल सेवक है और उसकी किसी पद पर रहते हुए बोला गया एसडीएम साहब ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और उसके लिए उसको बहुत बुरा बोला जा रहा है, तो वो कोर्ट की शरण नहीं ले सकता, क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब ये हमारे काम का हिस्सा है, हम काम करेंगे हमको अच्छा भी मिलेगा और काम करेंगे तो बुराई भी मिलेगी, लेकिन हमको काम करना है। ठीक। लड़कों के लिए स्पेशली सिविल सेवक होने का एक मतलब आचरण संहिता में ये भी लिखा गया है कि आप सार्वजनिक जगह पे नशे की अवस्था में नहीं रहेंगे। मगर मद्यपान करना है, नशा करना है तो बंद कमरे में करो, चैन से बैठो, पियो, सो जाओ। सार्वजनिक स्थान पे नशे में रहने की परमिशन सिविल सेवक को नहीं है। बिल्कुल वो वाली बात नहीं लाना, हमारे फलाने पहचान के हैं, वो तहसीलदार बने, वो जब भी आते हैं पब जाते हैं, बिल्कुल नहीं। ये कागज़ का सीन चल रहा है, ये हमारे लिखने की बातें हैं। ठीक है। सिविल सेवक अगर है तो 14 साल से नीचे के बच्चे को अपने काम में किसी भी काम में नहीं रखेगा, ऑब्वियस सी बात है। बाल श्रम अपने आप में अपराध है, तो सिविल सेवक तो और नहीं कर सकता, ये आचरण संहिता का हिस्सा है। इन आचरण संहिता के अगर पालन ना किया जाए तो सिविल सेवक को इसके खिलाफ दंड दिया जाता है। दंड तय करने का अधिकार 2-3 स्तर पर बटा रहता है। एक दंड तय करने का अधिकार रहता है उसके विभाग के अध्यक्ष के पास में, लेकिन जब भी इस तरीके के दंड दिए जाते हैं तो लोक सेवा आयोग से इसके बारे में सलाह मशवरा किया ज़रूर जाता है। लोक सेवा आयोग के इसकी स्वीकृति आवश्यक होती है, मतलब उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक। बहुत सारे हैं भाई आचरण संहिता में, 2-3 बार रीडिंग कर लोगे दिमाग में रह जाएंगे, ज़्यादा लोड मत लेना। अगर आपको याद हो तो विशाखा गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है यौन उत्पीड़न से महिलाओं को कार्यस्थल पे बचाने के लिए। महिलाएं कार्यस्थल पे जाती हैं तो यौन उत्पीड़न के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यौन उत्पीड़न मतलब सेक्सुअल हरेसमेंट। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो रेप में ही कन्वर्ट हो। अगर किसी महिला को आप इस तरीके से भद्दी टिप्पणी करते हो जो उसके यौन आपत्ति का प्रतीत होता है, या उसे स्पर्श करने की कोशिश करते हो, या कोई अश्लील सामग्री दिखाते हो, या कोई संकेतों से ऐसा प्रदर्शन करते हो कि जो यौन आचरण प्रदर्शित करे, तो वो सब किस में आ जाते हैं? यौन उत्पीड़न में। तो किसी भी सिविल सेवक को वो काम करने की इजाज़त भी नहीं है आचरण संहिता के हिसाब से। ठीक, तो ये हो गई सिविल सेवकों के लिए आचरण संहिता। अब सिविल सेवकों की आचरण संहिता के फायदे क्या है? अरे सिंपल सा है, सिविल सेवकों की आचरण संहिता रहेगी तो उनको आचरण संहिता फॉलो करना मजबूरी हो जाएगी, और आचरण संहिता फॉलो करना मजबूरी हो जाएगी तो उनका आचरण क्या हो जाएगा? बाकियों की तुलना में उनका आचरण क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। आचरण उच्च हो जाएगा आज, तो लोग बाग उनको देख के इंस्पायर होते हैं, उनका आचरण भी उच्च हो जाएगा। ये तो एक सिंपल समझने की बात हो गई। अब इसमें लिखने की बात आती है कि सर 6 नंबर में ये थोड़ी लिखेंगे, तो 6 नंबर में ये लिखेंगे कि आचरण संहिता से आचरण करने की एक पाबंदियाँ लागू होती है, जिससे व्यक्ति में उत्तरदायित्व का विकास होता है, जिससे सत्यनिष्ठा का विकास होता है, जिससे व्यक्ति में पारदर्शिता का विकास होता है, जिससे ईमानदारी का विकास होता है, जिससे समाज वाले देख के सीखते हैं, जिसे अभिप्रेरणा कहते हैं। तो समाज में अभिप्रेरण का गुण आता है, इस अभिप्रेरण के गुण के कारण समाज में भी उच्च मूल्यों का विकास होता है। अभी आखिरी में इसको बता दूंगा, उच्च मूल्यों का विकास होता है। ठीक, और सिविल सेवक इन मामलों में से दूर रहता है, जैसे बाल श्रम जैसी चीज़ों से दूर रहता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उसमें एक मजबूत सिविल सेवक बनता है जिसमें सेवा की, समर्पण की भावना का विकास होता है, जिसमें वंचित वर्गों के प्रति संवेदनाएं होती हैं। समझ आ रहा है? उसी कहानी को घुमा के लाना है, और कुछ भी नहीं है। ठीक, और इसी यूनिट का एक आखिरी टॉपिक है उच्च मूल्य। लोक सेवा में उच्च मूल्य देखा होगा आपने, है ना? अगर टॉपिक देखे हो तो हमने जितने मूल्य पढ़े ना, सत्यनिष्ठता से लेकर समर्पण से लेकर वंचित वर्गों के लिए संवेदना, ये सब, ये जो मूल्य हैं यही उच्च मूल्य है। वे मूल्य जो शासन में अनिवार्य रूप से प्रयोग किए जाने चाहिए उच्च मूल्य कहलाते हैं। हाई वैल्यूज़। अब हाई वैल्यूज़, लो वैल्यूज़ क्या? एक लिस्ट बना सकते हो हायरार्की की, कौन सी वैल्यू हाई और कौन सी वैल्यू लो, लेकिन ये हर जगह थोड़ी सी वेरी करी जाएगी, कर ही जाएगी। जैसे कि एक मूल्य है ईमानदारी, नहीं ईमानदारी तो है, हमेशा ही बड़ा रहेगा। जैसे एक मूल्य है आपका मितव्ययिता, और एक मूल्य है आपका साहस। दोनों बड़े मूल्य हैं, लेकिन क्या दोनों मूल्य एक दूसरे के बराबरी के है? साहस बड़ा है कि मितव्ययिता बड़ा है? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे मितव्ययिता बड़ा है, कई लोग सोच रहे होंगे साहस बड़ा है। मैं बोलूँगा जगह के हिसाब से बदल जाएंगे। अगर रोड बनाने वाला इंजीनियर है तो मितव्ययिता बड़ा मूल्य है, कम पैसे लगेंगे तो ज़्यादा, मतलब कम पैसे में कम लागत में बना देगा तो सरकार के पैसे बचेंगे तो और ज़्यादा रोड बना सकता है, तो उसके लिए मितव्ययिता बड़ा मूल्य है। वहीं फौजी है तो साहस बड़ा मूल्य है। फौजी ये कभी नहीं सोचेगा 3 गोली में ये दुश्मन को मारना है, उसके लिए 3 गोली नहीं है, वो मितव्ययिता पे जाएगा तो परेशानी हो जाएगी उस कंडीशन में, है लड़ाई वाले में। लेकिन उसके लिए बड़ा मूल्य क्या है? साहस। तो ये मूल्य जगह जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो उच्च मूल्य में कुछ मूल्य ऐसे हैं जो हमेशा ऊपर रहेंगे, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, दृढ़ता। जैसे मैं, अगर कोई मुझसे पूछे कि एक सिविल सेवक के लिए कौन सा उच्च मूल्य आवश्यक है, तो मैं बोलूँगा सर बड़े मूल्य तो हैं ही, जैसे सत्यनिष्ठा वगैरह तो है ही, आपका पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, ये तो बड़े चीज़ है ही, लेकिन एक बड़ा मूल्य दृढ़ता भी है, क्योंकि लोक सेवक के लिए जो टारगेट होते हैं बड़े होते हैं और वो एक दिन में अचीव नहीं होते, तो उनके लिए आदमी को लंबे टाइम तक क्या करना पड़ता है? परसिस्ट करना पड़ता है, रुका रहना पड़ता है, तो परसेवरेंस एक बड़ा मूल्य हो जाता है। ठीक, तो उच्च मूल्य कुछ भी नहीं है, केवल डेफिनेशन का सीन है, बाकी तो कोई खास यही चीज़ें हैं सबके सब। ठीक, और यहाँ से क्या, हाँ, आचरण संहिता और नैतिक संहिता में अंतर क्या हो सकता है? 3 नंबर का सवाल बन सकता है। इसलिए नैतिक संहिता एक तो अभी तक बनी नहीं है, आचरण संहिता बन गई है। दूसरा, नैतिक संहिता जो होती है ना वो अमूर्त होती है,
अमूर्त, जिसका कोई शेप नहीं है, आकार नहीं है, एक जगह लिखी नहीं गई है तो अमूर्त है। सुनी सुनी बातें हैं, अगर लिखी होती तो मूर्त होती। तो आचरण संहिता क्या है? मूर्त है। नैतिक संहिता क्या है? अमूर्त है। एक आती है, एक पॉइंट आता है व्यापकता, बड़ा कौन सा है? नैतिक संहिता बड़ी है कि आचरण संहिता बड़ी है? तो मैं बोलूँगा नैतिक संहिता बहुत बड़ी है, क्योंकि नैतिक मूल्यों को इकट्ठा करने की चीज़ है, लिखी गई नहीं है, तो जितनी चाहे उतनी लिख सकते हो। आचरण संहिता नहीं लिखी गई है। आचरण संहिता के उल्लंघन पे दंड मिलता है, नैतिक संहिता के उल्लंघन पे दंड नहीं मिलता है, उससे ग्लानि आती है। तो ऐसे 3-4 पॉइंट बना लेना, कभी 3 नंबर में फंस जाए तो फंस जाए। आचरण संहिता के नहीं होने से क्या होगा? तो अपन ने जितने लाभ लिखे हैं आचरण संहिता के, वो सब उल्टा हो जाएगा। आचरण संहिता अगर फॉलो नहीं होगा तो ईमानदारी खत्म हो जाएगी, पारदर्शिता खत्म हो जाएगी, उत्तरदायित्व खत्म हो जाएगा। सिविल सेवक जो भाई साहब हैं उनको आप देखोगे और देख के सीखोगे क्या? वो भी बेईमान, मैं भी बेईमान। तो ये इन चीज़ों से बचने के लिए आचरण संहिता बनाई जानी चाहिए। कितनी फॉलो होती है, कितनी नहीं होती है, ये अपनी जगह है। और आचरण संहिता डिपार्टमेंट के हिसाब से वेरी कर जाती है। हर डिपार्टमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। लगभग हर डिपार्टमेंट की आचरण संहिता में एक चीज़ रहेगी, सदैव सत्य बोलो। सब में रहेगी, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन वही, किसी में मितव्ययता ऊपर है तो किसी में साहस ऊपर है, किसी डिपार्टमेंट के अंदर वंचित वर्गों के लिए संवेदनाएं बहुत ज़्यादा ऊपर रखी जाएगी आचरण संहिता में, और किसी में नहीं रखी जाएगी। जिस डिपार्टमेंट को डायरेक्ट, जैसे डॉक्टर है, वंचित वर्गों के लिए संवेदना उसमें बहुत ऊपर रहेगी, लेकिन जिसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ही नहीं है उनको क्या इशू है? एक ऐसा विभाग है नगर निगम में जिसका काम है घरों की मंजूरी देना या कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर की मंजूरी देना, बिल्डिंग की परमिशन करना कमर्शियल की, उसमें क्या वंचित वर्गों के लिए संवेदना है? जो बिल्डिंग का ढांचा आया है अगर वो सही है सिविल इंजीनियर के लिए तो पास करेगा, और नहीं करेगा, और गलत है तो नहीं करेगा। तो एक बार पढ़ के देखें, नोट्स भी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो फिर अपन इसके आगे की बात करते हैं। ये वाला यूनिट कंप्लीट हो गया है, इसको देखें ज़रा, है ना। शायद तक 3 मामले निपटा चुके हैं अपन, जहाँ तक मेरा दिमाग में आ रहा है। 2 ढाई, हाँ 2.5 तो निपट ही चुके हैं, ठीक। अभी क्षमता वाला भी, इसके बाद ज़्यादा बचेगा नहीं, इस पर भी वीडियो अपलोड कर दूँगा, देखें। फिर होती है आगे मुलाकात। कोई डाउट हो तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।